नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निहारिका क्लासेस पर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था। फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश, और प्रकाश के बारे में हमने पिछली 5 कक्षाओं में बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन कर लिया था, जिनमें 3 प्रमुख मेजर घटनाएं थी। एक था प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित था दर्पण, दर्पण में समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन से संबंधित था गोलीय लेंस, और गोलीय लेंस से संबंधित जो भी बातें थी वो हमने पढ़ दी। और प्रकाश की एक और प्रमुख घटना हमने पढ़ ली थी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जब मैंने पहली क्लास ली तो पहली क्लास के अंत में मैंने बताया था कि हम प्रकाश की प्रमुख 7 घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें हमने 3 पढ़ ली है, 4 और बाकी है। 4 और कौन कौन से बाकी है जिनका हम आज के कक्षा में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे? एक है प्रकाश का प्रकीर्ण, दूसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तीसरा है प्रकाश का विवर्तन, और चौथा है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन 4 घटनाओं का विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ध्यान लगाकर सुनना, साथ में नोट्स बनाकर चलते रहना ताकि चीजें आपको याद रहे। रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, तो आज की हेडिंग डाल लो, प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जब पहली कक्षा में शुरू में बताया था तो प्रकाश के गुण बताए थे, और प्रकाश का पहला गुण यह बताया था कि प्रकाश का गुण होता है कि वो हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्ण की परिभाषा क्या? प्रकाश के प्रकीर्ण की परिभाषा है कि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में धूल, मिट्टी इत्यादि बहुत सारे कण होते हैं। धूल, मिट्टी इत्यादि बहुत सारे कण होते हैं जो, और जब प्रकाश की किरण इन कणों से टकराती है तो इन कणों से टकराने के बाद में प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाता हूं। जैसे मान लो ये सूर्य के प्रकाश की कोई किरण आ रही है और यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, ये जब सूर्य के प्रकाश की किरण इन कणों से टकराती है, जैसे एक कण से टकराती है, तो इस कण से टकराने के बाद में ये सूर्य के प्रकाश की किरण चारों तरफ फैल जाती, चारों तरफ फैल जाती, और सूर्य के प्रकाश का इन किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाने की घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश का किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाना, ये उस कण के और प्रकाश के, इन दोनों के आकार पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है, प्रकाश की किरण का जो तरंगदैर्ध्य है, जिसे हम दर्शाते हैं लैम्डा से, और इस कण का जो आकार है, अगर इन दोनों का आकार समान है, बराबर है, तभी यह संभव है। क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, जो बहुत मामूली से कण होते हैं, जिनका हम आंखों से नहीं देख सकते, या जिनका आकार बहुत कम होता है, एंगस्ट्रम में होता है, उनसे जब प्रकाश की किरण टकराती है तब ये प्रकाश के प्रकीर्ण की घटना नजर आती है। ठीक है, प्रकाश, ये तरंगदैर्ध्य क्या चीज है? तरंगदैर्ध्य की परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण के द्वारा एक चक्कर तय करने में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम लोग कहते हैं तरंगदैर्ध्य। जैसे मान लो ये कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण यहां से चलना शुरू होती है और ऐसे चल रही है। ठीक है, इस प्रकार की गति कर रही है। ठीक है, तो यहां से प्रकाश की किरण चलना शुरू हुई, यहां से चलना शुरू हुई, आधा चक्कर ये, आधा चक्कर ये, यहां पर आने के बाद में प्रकाश का एक चक्कर, प्रकाश की किरण का एक चक्कर पूरा हो गया। तो इस प्रकाश की किरण का अपना एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय की, यहां से लेकर ये जो दूरी है, ये कहलाती है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्ण की परिभाषा क्या होगी कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, मिट्टी इत्यादि के कणों से टकराकर जब प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण। ठीक है, लिखूं, आप भी लिखो के साथ में। लिखो देखे, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी, वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी इत्यादि के कणों, धूल मिट्टी इत्यादि के कणों से टकराकर प्रकाश की किरण का चारों तरफ फैल जाने की घटना को चारों तरफ फैल जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होगी। क्या परिभाषा होगी कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी इत्यादि के कणों से टकराकर प्रकाश की किरण का चारों तरफ फैल जाने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण। ठीक है, अब प्रकाश का प्रकीर्ण किस पर निर्भर करता है, तो हम लिखेंगे कि प्रकाश का किरण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्यक्त कर्मानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, दो प्रकार के साइन है जैसे होते हैं, मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लूं ए समानुपाती है बी का, ए समानुपाती है बी का, ये समानुपाती का साइन होता है। ठीक है, ए समानुपाती बी का मतलब ये हुआ कि अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान भी बढ़ेगा, और अगर ए का मान कम करोगे तो बी का मान भी कम होगा। ठीक है, जैसे अगर रिलेशन ये आ जाए, अब ए व्यक्त कर्मानुपाती है बी के, ए व्यक्त कर्मानुपाती है बी के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का मान बढ़ाओगे तो बी का मान कम होगा, और अगर ए का मान कम करोगे तो बी का मान बढ़ेगा, ये उल्टा है। ठीक है, तो वही नेम यहाँ है कि जो प्रकाश का प्रकीर्ण है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है, तो आगे लिखो, देखें नीचे वाला में लिखो, देखें प्रकाश का प्रकीर्ण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है, अब ये जो बता दो आपकी जानकारी के लिए कि जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें 7 प्रमुख रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 प्रमुख रंग होते हैं। जो भी श्वेत प्रकाश होगा उसमें 7 प्रमुख रंग होंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रकीर्ण किसका होगा और न्यूनतम प्रकीर्ण किसका होगा? तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्ण सबसे ज्यादा होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्ण सबसे कम होगा, दोनों का उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रकीर्ण किसका होगा? तो सर्वाधिक प्रकीर्ण यहाँ इसको मैं और शॉर्ट भाषा में लिखूं तो ये होगा प्रकाश का प्रकीर्ण व्यक्त कर्मानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का। ठीक है, ये हो गया इसका व्यक्त कर्मानुपाती। अब 2 लाइन और लिख लो, देखें सर्वाधिक प्रकीर्ण और न्यूनतम प्रकीर्ण। ठीक है, सर्वाधिक प्रकीर्ण किस रंग का होता है और न्यूनतम प्रकीर्ण किस रंग का होता है? तो सर्वाधिक प्रकीर्ण होता है बैंगनी रंग का और न्यूनतम प्रकीर्ण होता है लाल रंग का। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सर्वाधिक प्रकीर्ण किस रंग का होता है? सर्वाधिक प्रकीर्ण होता है बैंगनी रंग का, और न्यूनतम प्रकीर्ण होता है लाल रंग का। ठीक है, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई, साफ कर दोगे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रकाश के प्रकीर्ण के उदाहरण। उतार लो देखो इसको, मैं आगे चलता हूं। अगली हेडिंग डालो, देखिए
अगली हेडिंग डालो, देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, या मैं सीधा लिख दूं उदाहरण, क्योंकि हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, कैसे दिखाई देता है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में पड़ेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं। ये कण क्या करेंगे? प्रकाश के सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको प्रकीर्णन करेंगे, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग को करेंगे? नीले रंग को। इसी कारण सबसे ज्यादा करता है बैंगनी रंग को। ठीक है, बैंगनी रंग को। लेकिन बैंगनी रंग से उसके बाद में करते हैं नीले रंग को। तो सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन है वो कौन से रंग का होता है? नीले रंग का। ठीक है, तो एक हो गया आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा होता है जैसे समुद्र का नीला दिखाई देना। समुद्र का नीला दिखाई देना, ये भी किसके कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तीसरा जैसे बात करें तो सूर्य उदय व अस्त के समय, सूर्य उदय व अस्त के समय लालिमा का दिखाई देना। लालिमा का दिखाई देना। ठीक है, ये भी किस कारण दिखाई देता है? ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन कारण दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दिन में सूर्य यहाँ होता है, ये पृथ्वी है, और जब सुबह होती है या शाम होती है तो सूर्य चला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है इसकी तुलना में ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि ये तो जस्ट ऊपर है तो इसके लिए दूरी का मान कम है। वहीं अगर इसके समानांतर हो जाए तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब दूरी बढ़ जाती है तो बाकी, अब दूरी बढ़ने का कारण बाकी जो रंग होंगे वो तो प्रकीर्णित हो जाएंगे। हमारे पास पहुंचेगा कौन सा रंग? हमारे पास वही पहुंचेगा जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। इस कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य में लालिमा दिखाई देती है, या रक्तचाप सा प्रतीत होता है, या लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। आगे और लिखो, दिखे जैसे मैं लिखूं खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, 4 उदाहरण हो गए। सूर्योदय लाल रंग का दिखाई देना, खतरे के सिग्नल लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, और समुद्र का नीला दिखाई देना। ठीक है, ये पार्वतीयों को। जो एक और याद रखना, ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आसमान काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो किसी रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा, और किसी रंग का प्रकीर्णन नहीं होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, जबकि हमें आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये 4 उदाहरण यहाँ तक की प्रक्रिया समझ में आ गए। अब आगे देखो, देखिए अगली हेडिंग डाल दो, अगली हेडिंग लिखो, देखिए अगली हेडिंग लिखो, एक और इसमें उदाहरण लिखो, तो देखिए टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव होता है कि ये जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है इसमें जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो इनके जो माध्यम के कण हैं वो दिखाई देने लगते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, आगे हेडिंग डालो, देखें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आगे हेडिंग डालो, देखें नेक्स्ट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है कि जब प्रकाश का किरण, जब प्रकाश के किरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो प्रकाश का अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और श्वेत प्रकाश का अपने मूल 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है?
प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, मैं इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। प्रिज्म होता है कि दो समतल पृष्ठों द्वारा किसी कोण पर झुका हुआ कोई पारदर्शी माध्यम कहलाता है प्रिज्म, या किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम कहलाता है प्रिज्म, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक पृष्ठ ये ले लिया, एक पृष्ठ ये ले लिया और दूसरा पृष्ठ ये ले लिया, ठीक है। और जब इन दोनों पृष्ठों को आपस में ऐसे मिला दो और इन दोनों के बीच में अगर कोई पारदर्शी द्रव्य भर दूं जिसे प्रकाश का अपवर्तन हो, तो ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। उम्मीद करता हूं आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया प्रिज्म, ये क्या हो गया हमारा प्रिज्म। मैं बड़ा बना लेता हूं थोड़ा बहुत, या मैं एक काम करूं सबसे पहले परिभाषा लिख देता हूं ताकि बाद में समझाना आसान रहे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश कांच के किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो अपवर्तन के कारण सूर्य का प्रकाश अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आगे लिखो, देखिए, श्वेत प्रकाश का अपने मूल 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते देखिए, क्या समझेंगे। जैसे मान लो मैंने ये लिया प्रिज्म के बारे में बता दिया, तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। देखो तो कितना प्यारा बना प्रिज्म, ये हो गया हमारा प्रिज्म, ठीक है। ये है हमारा प्रिज्म। अब जब मान लो एक श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, ये मान लिया श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है। श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश की किरण इस बिंदु प्राप्त हो रही है, ये हो गया पृष्ठ, ये इस पृष्ठ हो गया अभिलंब, तो अभिलंब की दिशा में जानी चाहिए सीधी, लेकिन ये प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन, और जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रिज्म में श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। एक रंग ये, दूसरा रंग होगा ये, तीसरा रंग होगा ये, चौथा रंग होगा ये, 5वां रंग होगा ये, 6वां रंग होगा ये और 7वां रंग होगा ये, ठीक है। इनको और आगे बढ़ूं तो ये जैसे है वैसे ही निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये 7 रंगों की जो पट्टिका प्राप्त होती है इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम। और इन 7 रंगों में बढ़ने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब 7 रंग कौन कौन से हैं, तो 7 रंगों का नाम है विबग्योर, यानी सबसे नीचे है वोयलेट और सबसे ऊपर है रेड, VIBGYOR, ठीक है। ये 7 रंगों का नाम है। मैं इनको सामने और लिख देता हूं, जैसे V मतलब वोयलेट, वोयलेट बोले तो बैंगनी, ठीक है। यह मैं इनको बाद में लिख दूंगा, साथ में लिख दूंगा।
तो ये 7 रंगों का प्रकीर्णन है, 7 रंगों के स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया। यहां नीचे लिख दूंगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये 7 रंगों में पृथ्वी प्राप्त होगी। बना लो, देखिए इसको उतार लिया होगा, मैं साफ करके और जो जानकारी है वो लिख देता हूं। और क्या जानकारी हमारे पास, और जैसे जानकारी हमें इनसे जो मिल रही है वो मैं लिख देता हूं पहले एक बार। सबसे पहले क्या लिखूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि ये जो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है, 7 रंगों की पट्टिका हम लोग कहते हैं वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा लिखो, देखिए प्रिज्म द्वारा प्राप्त 7 रंगों की पट्टिका या बैंड को वर्णक्रम, हाईलाइट कर देता हूं मैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये 7 रंग प्राप्त हो गए, इसे हम लोग कहते हैं वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। चलो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, 7 रंग कौन कौन से हैं? तो 7 रंगों का क्रम, 7 रंगों का क्रम है VIBGYOR। ठीक है, इनमें मध्य रंग कौन सा होना चाहिए? मध्य रंग होना चाहिए ग्रीन यानी हरा, लेकिन मध्य रंग कौन सा होता है? मध्य रंग माना गया है पीला रंग, येलो रंग। याद रखना, ये पूछा गया एग्जामिनेशन कि वर्णक्रम भी जो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है उसमें मध्य रंग कौन सा होता है? पीला रंग होता है। अब 7 रंगों का नाम लिखो, देखिए वी मतलब वॉयलेट, वॉयलेट बोले तो बैंगनी। ई मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। और वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। और ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल। ये हो गए 7 रंगों के क्रम। ठीक है, विबग्योर, इनमें सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण होता है बैंगनी रंग का, सबसे कम होता है लाल रंग का। या मैं यूं कहूं तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, ये सबसे ज्यादा अपवर्तन हुआ बैंगनी रंग का और सबसे कम अपवर्तन हुआ है लाल रंग का। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गए। प्रकाश के 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त हो गई और प्रिज्म मैंने बता ही दिया था। 7 रंग में मध्य रंग कौन सा होता है, ये रंगों का मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आगे इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को उदाहरण पढ़ लेते हैं। इसको साफ उर्दू में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में पहला नंबर उदाहरण क्या होगा? पहला नंबर उदाहरण होता है जो कि वर्षा के दिनों में यदि हमारे पीठ पीछे सूर्य है तो इंद्रधनुष का दिखाई देना। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, या किसी पर्दे पर स्पेक्ट्रम का प्राप्त होना। ये 2 प्रमुख उदाहरण है। पहला लिखो, देखे वर्षा के दिनों में, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का दिखाई देना, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो हमें नजर आता है वर्षा के दिनों में। दूसरा, किसी पर्दे पर स्पेक्ट्रम का प्राप्त होना। ठीक है, ये हो गए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के 2 उदाहरण। ठीक है, यहां तक क्या समझ में आ गई?
प्रकाश का प्रकीर्णन क्या वो समझ में आ गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम लिखेंगे इंद्रधनुष के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। ठीक है, ये क्या होता है? तो इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में दिखाई देने वाला सूर्य के प्रकाश का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो हमें आसमान में नजर आता है। बस जरूरी चीज ये है कि जब भी हम इंद्रधनुष को देखें सूर्य हमारी पीठ पीछे होना चाहिए, यानी अगर इंद्रधनुष इस तरफ नजर आ रही है तो सूर्य इस तरफ होना चाहिए। अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तो इंद्रधनुष इस तरफ तभी दिखाई देगा जब सूर्य मेरी पीठ पीछे हो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये इसमें होता क्या है, इंद्रधनुष किस प्रकार बनती है? जैसे हमने तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो प्रिज्म होता है, जब इस प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरता है और प्रिज्म है जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, और इंद्रधनुष में भी 7 रंग बांट देते हैं, इंद्रधनुष 7 रंग नजर आते हैं। तो वहां पर कौन सा प्रिज्म होता है? तो वहां पर जो वर्षा के दिनों में जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती है वो बूंदें मिलकर प्रिज्म के रूप में प्राप्त प्रिज्म का काम करती है, और जिसे प्रकाश वर्ण विक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है, और उसकी वजह से इंद्रधनुष नजर आती है। ठीक है, तो लिखो देखें इस दिनों में इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष कैसे बनती है मैं समझा दो देखें। ठीक है, मैंने बताया था कि इंद्रधनुष में जो वर्षा की छोटे बूंदे होती है वो प्रिज्म के रूप में काम करती है। जैसे मैंने एक वर्षा की छोटी की बूंद उदाहरण लेता हूं और उसके द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझना। देखिए, जैसे मान लो मैंने ये एक वर्षा की छोटी बूंद ले ली। ठीक है, छोटी होती है, बस आकार में बड़ा दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इस वर्षा की बूंद पर जैसे मान लो ये एक सूर्य का प्रकाश आ गया, सूर्य के प्रकाश की एक किरण आ गई। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये विरल माध्यम है, ये जल की बूंद है, जल है, सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो इस प्रकाश का यहाँ पर हो रहा है अपवर्तन, तो अपवर्तन के कारण ये प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ जाएगी। चूंकि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो प्रकाश का इसके साथ में होगा वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश की किरण यहां से अपने मूल 7 रंगों में बढ़ जाती है। कौन से रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे हो गई। यहां पर सूर्य के प्रकाश का होता है आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, आंतरिक परावर्तन, और आंतरिक परावर्तन की वजह से ये सूर्य के प्रकाश की किरण ऐसे बाहर निकल जाती है, और इसे बाहर निकलकर फिर इसका होता है अपवर्तन, और यहाँ पर होती है 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त। ठीक है, बस याद रखना इसमें कि सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है और सबसे नीचे रंग कौन सा होता है। सबसे ऊपर रंग होता है वहीं जो विबग्योर में होता है लाल रंग, सबसे नीचे होता है बैंगनी रंग। तो ये हो गया लाल रंग और ये हो गया बैंगनी रंग। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें? सबसे पहले हुआ प्रकाश का अपवर्तन, फिर हुआ परिक्षेपण। फिर क्या हुआ? परिक्षेपण। परिक्षेपण मतलब विक्षेपण, दोनों एक ही नाम। यहां से अपवर्तन, फिर परिक्षेपण, फिर आंतरिक परावर्तन और फिर अपवर्तन, यानी 2 बार हो गया अपवर्तन, 1 बार हुआ आंतरिक परावर्तन और 1 बार हुआ परिक्षेपण। ठीक है, मतलब 3-4 घटनाएं हो रही। देखो आप, एक तो हो रहा प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा हो रहा आंतरिक परावर्तन और तीसरा होता वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में ये 3 प्रमुख घटनाएं होती है जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तो लिखो देखिए, ये तो होगा इंद्रधनुष। इसमें लिखो देखिए, इंद्रधनुष में प्रकाश का पहले अपवर्तन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रकाश का अपवर्तन, परिक्षेपण तथा
आंतरिक परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अब 3-4 फैक्ट बता रहा हूं, वो याद रखना था, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले। पहला ये कि सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है, सबसे ऊपर रंग इंद्रधनुष में, और सबसे नीचे रंग, सबसे नीचे रंग, इनके नाम बताओ। देखिए दूसरा, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या फर्क है, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या फर्क है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन के इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य का पीठ पीछे होना आवश्यक है, पीठ पीछे होना आवश्यक है। ठीक है, बताओ। देखिए सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है, सबसे ऊपर रंग होता है लाल रंग, कौन सा, लाल रंग। सबसे नीचे बैंगनी रंग, शाबाश। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला होता है, द्वितीय इंद्रधनुष कम चमकीला होता है। तो यहां पर लिखिए ये ज्यादा चमकीला और ये कम चमकीला, बस ये हो गया हमारा इंद्रधनुष। 2 घटनाएं पढ़ ली, एक प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ लिया और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया। उतार लो देखिए इसको। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग डालो दिखा के, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, और इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। 2 गुरुत्वाकर्षण घटनाएं बची है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन यह था कि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल में उनके सामने आने वाले कणों का आकार इतना छोटा होता है कि जब सूर्य का प्रकाश उनसे टकराकर अगर किनारों पर मुड़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जैसे मान लो ये कोई कण है और ये प्रकाश की किरण आ रही है और प्रकाश की किरण इस कण से टकराकर जब किनारों पर मुड़ जाती है ऐसे, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन में यही ध्यान रखना कि विवर्तन प्रकाश तरंगों की तुलना में ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटनाएं ज्यादा पाई जाती है। ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटनाएं प्रकाश तरंगों की तुलना में ज्यादा होती है क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। इससे पहले मैंने बताया था कि प्रकीर्ण होना या विवर्तन होना, ये जो सामने वाला कण है और ये जो प्रकाश की किरण है या कोई भी किरण है, इनकी तरंग दैर्ध्य तरंग की और इसका आकार, इन दोनों पर निर्भर करता है। चूंकि ध्वनि तरंग दैर्ध्यों का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इस वजह से वो इन कणों से टकराकर उनका विवर्तन ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिखो देखें, जब प्रकाश की किरण, लिखो देखें, सूर्य का प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है, सदैव सरल रेखा में गति करता है, लेकिन जब इसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो प्रकाश की किरण का अवरोधक से टकराकर किनारों पर मुड़
किनारों पर मुड़ जाने की घटना को, मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, प्रकीर्ण में सूर्य का प्रकाश किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाता है, और यहां पर विवर्तन में प्रकाश की तरंग किसी कण से टकराकर किनारों पर मुड़ जाती है। ठीक है, उदाहरण लिखो, उदाहरण जैसे लिखो तो किसी खिड़की से आने वाला प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है, जिससे उसकी परछाई नजर आती है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई खिड़की हो गई। ठीक है, मैं अलग कलर से बना देता हूँ। देखे, ये कोई खिड़की हो गई, और इस खिड़की पर मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है। जैसे एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, और एक ये आ गई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आएगी, इनमें कोई अवरोध नहीं है तो सीधी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये इस जस्ट किनारे पर आपतित हो रही, और जब ये प्रकाश की किरणें किनारे पर आपतित होते हैं तो ये साइड में मुड़ जाती है, ऐसे निकल जाती है। ये भी प्रकाश की किरण इससे मुड़कर ऐसे गुजर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया ये प्रकाश के विवर्तन की घटना का उदाहरण है। आप और उदाहरण समझने जाओ, जैसे मान लो कोई, अगर हम दैनिक जीवन में किसी उदाहरण की बात करें, जैसे मान लो कोई सुई ले लो, और जब सुई पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो सुई का आकार बहुत छोटा होगा, और जब बहुत छोटा है तो प्रकाश की किरण उन किनारों पर मुड़ जाती है, और सूर्य के प्रकाश की किरण का किसी अवरोधक से टकराकर किनारों पर मुड़ जाने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, उदाहरण समझ में आ गया, इसका उदाहरण ये एक ही है। ठीक है, आगे लास्ट हेडिंग डालो, देखे, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, और साफ कर दो इनको। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? ये प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? इंटरफेस ऑफ लाइट। ठीक, ये क्या होता है? यहां पर प्रकाश के व्यतिकरण में प्रकाश की दो तरंगों की बात होती है। दो तरंगों की बात होती है। क्या होती है कि जब प्रकाश की कोई दो तरंगे किसी एक ही माध्यम में गति करें, प्रकाश की जब कोई दो तरंगे किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गति करें, एक ही दिशा में गति करें, तो उनके शीर्ष और गर्त यानी उनका उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु आपस में जुड़ जाते हैं, और इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। मैं और आसान भाषा में समझाऊं तो मैं ये कहूंगा, हालांकि ये बहुत डीप बात होगी, अगर समझना चाहो तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इग्नोर कर देना। ये कहता है कि जब प्रकाश की कोई दो तरंगे किसी एक ही माध्यम में गति करे, किसी एक ही माध्यम में गति करे, तो प्रकाश की किरण का उन दोनों माध्यम में एक ही दिशा में गति करने पर उनका ओवरलैप हो जाता, उनका व्यतिकरण हो जाता, और इसी के कारण प्रकाश की किरण के किसी बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है और किन्हीं बिंदुओं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी किन्हीं के बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का अधिकतम प्राप्त होना, वहां पर होगा संपोषी व्यतिकरण, और किन्हीं बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का न्यूनतम प्राप्त होना, इसे हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के भी दो प्रकार होते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं जानना है। इसके दो उदाहरण हैं ताजे बढ़िया। एक तो ये होता है कि जैसे साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, किसकी वजह से? प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से। जैसे जल में जो तेल की बूंद होती है उसका कलरफुल दिखाई देना, किसकी वजह से? प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से। दो उदाहरण हैं, याद रखना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक बार लिखो देखिए। जब प्रकाश की दो किरणें
या तरंगे किसी एक माध्यम में, किसी एक माध्यम में एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गति करती है, गति करती है, तो उनके शीर्ष व गर्त, शीर्ष या गर्त के, शीर्ष या गर्त के आपस में जुड़ जाने। ठीक है, तो वापस देख लो। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण, जब प्रकाश की किरणें या तरंगें किसी एक माध्यम में एक ही दिशा में गति करती है तो उनके शीर्ष या गर्त के आपस में जुड़ जाने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बस जरूरी शर्त क्या है, जैसे हमने प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था कि हमेशा किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। वैसे यहां भी जरूरी शर्त है कि प्रकाश का माध्यम और आवर्ती, जो दो प्रकाश की किरणें हैं, दो तरंगे हैं, उनका माध्यम और आवर्ती समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, दो उदाहरण लिख लो। देखिए इसके क्या बताइए मैंने, दो उदाहरण बताओ। देखिए, पहला उदाहरण लिखा, जैसे साबुन जल में साबुन का रंगीन दिखाई देना, रंगीन, जल में साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, जल में साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लिखो तो, जैसे जल में तेल की बूंद का कलरफुल दिखाई देना। यह रंगीन या कलरफुल क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ प्रकाश की दो तरंगे हो रही है और उन दोनों तरंगों आपस में व्यतिकरण हो रहा है, इंटरफेस हो रहा है, इसी कारण वो जो रंग होता है वो हमें रंगीन या कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में मैंने जो भी मेजर घटनाएं थी वो पढ़ा थी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।